डियर लर्नर्स, मैं प्रेम प्रकाश यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत इट मीन्स संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत अभी तक जो मैंने टॉपिक कराए हैं वो हो गए हैं भाग 4 तक पूरे। और लास्ट में हमने पढ़ा था मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और ये होगा भाग 5। और भाग 5 की हम बात करें तो इसमें संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमारे देश में दो तरह की कार्यपालिका है, एक संघीय कार्यपालिका और एक राज्य कार्यपालिका। तो आज हम संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, इट मींस यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो विवरण है, ध्यान दीजिएगा, वो है संविधान के भाग 5 में। भाग 5 में है संघीय कार्यपालिका, इट मींस यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे इसको। भाग 5 संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका का जब जिक्र आता है यहां पर, तो हमारे पास आता है राष्ट्रपति, इट मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को लेकर हम टॉपिक पढ़ेंगे जो संघीय कार्यपालिका के तहत आता है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति का जहां तक सवाल है तो उसका पद एक गणराज्य के तहत है, इट मींस रिपब्लिक के तहत है। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देखिएगा, हमारे संविधान में ज्यादातर व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और खास तौर से मैं बात करता हूं भारत सरकार अधिनियम 1935 जो एक्ट था उससे। लेकिन ब्रिटेन जो है वो गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत गणराज्य है। अब मैं आपको मीनिंग बताता हूं गणराज्य क्या होता है। जब किसी देश के मुखिया राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव वहां की जनता के द्वारा होता है तो ऐसे देश को हम गणराज्य कहते हैं। और भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का हर 5 साल में चुनाव होता है। वो बात अलग है, अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है, लेकिन चुनाव तो होता है, तो इसलिए भारत गणराज्य कहलाता है। कुछ देश ऐसे हैं जो रिपब्लिक नहीं है, जैसे मैं बात करता हूं जापान की। जापान में सम्राट है। मैं बात करता हूं यहाँ पर सऊदी अरब की बात करता हूं, कुछ गल्फ कंट्रीज की बात करता हूं, या फिर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ब्रिटेन की, वहां की राष्ट्र अध्यक्ष महारानी है, क्वीन है। तो इनको हम नहीं कह सकते कि ये रिपब्लिक राष्ट्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत क्या है, एक रिपब्लिक है, और उसी के तहत राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में दिया हुआ है। अब सवाल आता है, राष्ट्रपति के बारे में ये कहा जाता है कि he or she is merely a puppet। कहा गया है कि वो क्या है, वो केवल एक कठपुतली है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा, और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही क्या करेगा, संघीय कार्यपालिका का संचालन करेगा। और केंद्रीय मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। इसलिए ध्यान देना, राष्ट्रपति को कहा गया है डी फैक्टो, राष्ट्रपति को डी फैक्टो कहा गया है, जबकि प्रधानमंत्री को री फैक्टो कहा गया है। री फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, वास्तविक इसको इसलिए कहा गया बिकॉज ऑल पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो था संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की भूमिका। अब हम आते हैं राष्ट्रपति को लेकर क्या उसकी योग्यताएं हैं,
राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है और संघीय कार्यपालिका में उसकी भूमिका क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है ये दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग फर्स्ट का वीडियो होगा और एक भाग सेकंड का होगा, तो उसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति में पढ़ते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। तो देखिएगा राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। अब राष्ट्रपति का जो पद है इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 52 में है, आर्टिकल 52 में है। और क्या कहा गया है अनुच्छेद 52 में कि संघीय कार्यपालिका का संचालन करने के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया उसके पद को लेकर। अब हमारे पास आता है राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए दो तरह की योग्यताएं हैं। एक तो है उसके पद के लिए योग्यताएं और दूसरी है उसकी उम्मीदवारी के लिए योग्यता। तो मैं सबसे पहले आपको राष्ट्रपति के उसके पद के लिए योग्यता बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अक्सर ये तीन जो योग्यताएं हैं ये तो कॉमन होती हैं, लेकिन खास जो दो योग्यताएं हैं वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहली योग्यता आती है, वो आती है कि ही और शी मस्ट अटेन एट द एज ऑफ 35। उसकी जो आयु है वो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, एक योग्यता है ये। दूसरी जो योग्यता है वो ये है कि उसमें वो सारी योग्यता होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य की होती है, जो एक लोकसभा सदस्य की होती है। ठीक है दोस्तों, तो खास तौर से ये चीज आपको फोकस में लानी है, आयु 35 वर्ष हो और वो सारी योग्यताएं हो जो लोकसभा सदस्य की होती है। बाकी तीन कॉमन होती हैं, मैंने अभी आपको बताया है। वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो या फिर पागल या दिवालिया ना हो। तो ये तो थी उसकी कैसी योग्यता, पद के लिए योग्यता। अब मैं बात करता हूं दूसरी प्रकार की योग्यता, और वो योग्यता कहलाती है उसकी उम्मीदवारी के लिए। उम्मीदवारी के लिए जो उम्मीदवार होगा, कैंडिडेट होगा, उसके लिए योग्यता क्या होगी। तो उसके लिए जो योग्यता होगी वो ये होगी कि 50% जो 50 जो सदस्य है ना, वो सदस्य होने चाहिए उसके नाम का जो प्रस्ताव रखेंगे। इट मीन्स प्रपोजर, जो राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, ऐसे होने चाहिए 50 सदस्य। ध्यान देना, और 50 सदस्य ही होने चाहिए कौन, जो उसके नाम को सपोर्ट करेंगे, उसके नाम को अनुमोदित करेंगे। तो ये प्रस्ताव रखेंगे और 50 सदस्य अनुमोदन देंगे, सपोर्ट करेंगे उसको। ठीक है ना दोस्तों, तो कुल मिला के ऐसे 100 सदस्य होने चाहिए जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए ये योग्यता निर्धारित की गई है। अब ये कौन हो सकते हैं, ये वो हो सकते हैं जो वो होते हैं, हो सकते नहीं, ये वो होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और who have the right to participate in the presidential election। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका के संचालन के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, और योग्यताओं में मैंने कहा है कि उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य की योग्यता उसमें होनी चाहिए। और ये क्या है, ये पद के लिए योग्यता है और ये है उम्मीदवारी के लिए योग्यता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा
राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति की योग्यताएं हो गई। अब हमारे पास आता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इलेक्शन है, उसका स्वरूप कैसा है? स्वरूप, नेचर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका जो नेचर होगा वो होगा अप्रत्यक्ष, इट मींस इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा राष्ट्रपति का। अब प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें जनता, नागरिक, वोटर, मतदाता सीधे जाके वोट डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा के चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव, या फिर मैं कहता हूं स्थानीय निकाय चुनाव जिसमें पंचायती राज और शहरी स्वशासन आते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटर, जनप्रतिनिधि किसी और का चुनाव करे तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? अभी मैंने बताया हु हैज द राइट द पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं चुनावी या निर्वाचक मंडल लिखता हूं मैं यहां पर, देखिएगा निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें भाग लेंगे निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा, ये इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे है इलेक्टेड मेंबर। अब कौन होंगे? जो लोकसभा के सदस्य हैं और जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो निर्वाचित हैं, वो क्या करेंगे? इसमें भाग लेंगे। इट मींस नॉमिनेटेड नहीं, मनोनीत नहीं, ध्यान देना, निर्वाचित ही सदस्य इसमें भाग लेंगे। जैसे मैं बात करता हूं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड। तो यहां पे निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और जो राज्य विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी। तो इनसे बना है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है दोस्तों, यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अब मैं बात करता हूं हर एक राज्य की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार किन, मतलब यूटीआई की बात कर रहा हूं, विधानसभा को तो है अधिकार, लेकिन हमारे पास कुछ है यूटीआई, केंद्र शासित प्रदेश। जो यूटीआई है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। छोड़ के 2 यूटीआई को, 2 केंद्र शासित प्रदेश को, एक तो दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, तो ये है यूटीआई जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब निर्वाचन की बात चली है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में भी रखनी है, इससे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ और भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे जमानत राशि। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो जमानत होगी, जमानत के तौर पे राशि होगी, वो क्या होगी? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए उसकी क्या हो गई? जमानत राशि हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है कि राष्ट्रपति वो ही चुना जाता है जिसने कुल वैध मतों का, देखिएगा, जो कुल
वैध मत डाले गए हैं, वैध मत इट मींस टोटल जो वैलिड वोट हैं उसका 50% लेना अनिवार्य है, उसका 50% तो गेन करना ही पड़ेगा, ये भी क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो 15,000 क्या होगी, जमानत राशि हो गई, और 50% मिनिमम इतने वोट तो उसको लेने ही पड़ेंगे चुनाव में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब सवाल आता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उसके बाद राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो प्रक्रिया कौन सी है, चुनावी प्रक्रिया कौन सी, इलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दो तरह से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, एक तो है समानुपातिक विधि, समानुपातिक विधि, इस विधि से भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है, वो आता है एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली इट मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इससे इन दोनों विधियों से राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो ये क्या कहलाई, निर्वाचन प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति का जब चुनाव हो लेता है उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति भी चुन लिए गए, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसको कौन सुनेगा, उसको सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनावी विवाद, चुनावी विवाद, अगर कोई विवाद हो जाता है चुनाव में, इलेक्शन में, तो उसको सुनेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इट मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ध्यान देना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनावी विवाद को कौन सुनता है, भारत का राष्ट्रपति, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हमारे पास आता है राष्ट्रपति के चुनावी विवाद हो गया, फिर राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन। जब राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो वो कौन दिलाएगा, तो वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाएगा। अच्छा सपोज कीजिएगा किसी कारणवश CJI ना हो, उसे त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर उसकी डेथ हो चुकी हो, कहने का मतलब है CJI की पोस्ट खाली हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का द सीनियर मोस्ट जो जज होगा, न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शपथ। उसके बाद हमारे पास आता है कार्यकाल, कार्यकाल इट मींस टेन्यूर। अब राष्ट्रपति का जो टेन्यूर है वो होता है 5 वर्ष का, इट मींस 5 ईयर। राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है, उसके बाद जो है अगले चुनाव राष्ट्रपति के हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ध्यान दीजिएगा 6 महीने के अंदर अगला राष्ट्रपति है उसके चुनाव हो जाने चाहिए, तब तक कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वो उपराष्ट्रपति भी हो सकता है या फिर किसी और को भी, CJI को भी क्या कर सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और हमारे देश में एक बार ऐसा हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट के CJI मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं अलग से कराऊंगा, कुछ परिस्थितियां हैं, शॉर्ट टर्म किसका है, लॉन्ग टर्म किसका है, वो आएंगे क्वेश्चन। अभी तो फिलहाल आप इस स्थिति को समझिएगा। तो ये हो गया उसका कार्यकाल। हाँ, राष्ट्रपति दोबारा भी चुना जा सकता है। दोबारा का मतलब ये है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो ऐसा कोई बार नहीं है कि वो एक बार ही राष्ट्रपति बनेगा, और ना ही इनकी कोई अधिकतम आयु होती है कि इतनी आयु के बाद जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसके चुनाव नहीं हो सकते। तो
यहां पर कार्यकाल हो गया। अब आता है उनका वेतनमान। वेतनमान या सैलरी की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की जो वेतन है, सैलरी है, वो 5 लाख प्रति माह है। सीधा 5 लाख किया गया है। पहले ये क्या था, 1.5 लाख था। तो अप्रैल 2018 से नए यहाँ पे वेतनमान आए हैं। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति है, राज्यपाल हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वगैरह वगैरह, तो इन सब के वेतन भी क्या हुए हैं, यहाँ पर बढ़े हुए हैं। मैं थोड़ा एक बार वेतन का यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन यहाँ पर है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपए होता है। वहीं सीजेआई की बात करूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं, तो इसका वेतन 2,80,000 रुपए होता है। ठीक है। तो अन्य जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बाकी के जज बच गए सीजेआई के अलावा, उनकी जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख रुपए होती है। हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, उसका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। अन्य जज होते हैं उनके 2,25,000 होते हैं। जितने भी हमारे यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, भारत का कैग है, निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं, या फिर हम और बात करते हैं आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, इन सब का जो वेतनमान है वो रखा गया है 2.5 लाख रुपए। तो ये थोड़ा आपको याद भी हो जाएगा। तो बाकी मैं पोस्ट के हिसाब से जो जो टॉपिक आएंगे उनके वेतनमान मैं आपको बताऊंगा भी सेपरेट। ठीक है। तो ये हो गया वेतनमान। उसके बाद हमारे पास आता है राष्ट्रपति को पद से पहले भी हटाया जा सकता है, और वो कहलाता है महाअभियोग। इट मींस इम्पीचमेंट। देखिएगा, राष्ट्रपति को उसके पद से पहले भी हटाया जा सकता है, और वो कहलाता है महाअभियोग। महाअभियोग। और महाअभियोग का जो विवरण है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में है। इसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। अब महाअभियोग जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। महाअभियोग प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली हुई है, और यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, या भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, तो ऐसी स्थिति में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। और आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाअभियोग नहीं आया है। अब महाअभियोग की प्रक्रिया क्या है वो थोड़ा एक बार आप समझिएगा। देखिएगा, अगर किसी राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाया जाता है तो उसके लिए क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में महाअभियोग प्रस्ताव पास होना अनिवार्य है। लेकिन जब महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, उसमें जब पहला प्रस्ताव लाया जाता है तो जिस सदन में उसकी शुरुआत हुई है उसके 1/4 सदस्य महाअभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, तब तो ये प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस भेजा जाता है, और उसमें राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है कि उनके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, पार्लियामेंट में, संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो ये जो है राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार मिला हुआ है कि वो सदन में खुद भी जा सकता है अपना पक्ष रखने, या अपने किसी रिप्रेजेंटेटर, वकील को भी भेज सकता है। ये उसका क्या है, विशेषाधिकार। ठीक है। इतना हो जाता है तो जिस भी सदन में पहले इसकी शुरुआत हुई, मान लो लोकसभा में इसकी शुरुआत हुई है, तो लोकसभा के 2/3 सदस्य महाअभियोग प्रस्ताव को क्या देंगे, मंजूरी देंगे। उसके बाद ये प्रस्ताव भेजा जाएगा दूसरे सदन में। देखो, शुरुआत कहीं भी हो सकती है, पहले किसी भी सदन में हो सकती है पहले शुरुआत, और फिर ये भेजा जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से
जिस तारीख को महाभियोग प्रस्ताव पास कर दे उसी तारीख से यह समझा जाता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया गया है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एंड दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जानकारियां थी राष्ट्रपति को लेकर। अब राष्ट्रपति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मैं यहां पर अनुच्छेद का जिक्र करता हूं। कौन कौन से यहां पर अनुच्छेद हैं? तो सबसे पहले देखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। अभी मैंने बताया था संघीय कार्यपालिका के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति के कार्य व राष्ट्रपति की शक्तियां। ये है आर्टिकल 53 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54 में कहा गया है और वो है निर्वाचन, राष्ट्रपति का एक निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा। ये आर्टिकल किस में है? 54 में है। उसके बाद है आर्टिकल 55 और आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये कहा गया है 55 में। अनुच्छेद 56, अगर मैं आर्टिकल 56 की बात करता हूं तो 56 में है पदावधि, इट मींस टेन्योर सिस्टम, मतलब उसका क्या होगा? कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, जिसे हम टेन्योर भी बोलते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, दोबारा से निर्वाचन की मैं यहां पे बात करता हूं, वो अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं जो अभी मैंने डिस्कस की थी, क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 60 के अंदर है, वो आती है राष्ट्रपति की ओथ एंड अफर्मेशन, इट मींस शपथ। और अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास। एक बार इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूं, इन आर्टिकल्स को ध्यान से देखिएगा। देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक राष्ट्रपति होगा संघीय कार्यपालिका की शक्तियों का संचालन करने के लिए, ऐसा है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया राष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियां क्या होगी। मैंने अभी बताया था कि सारी संघीय कार्यपालिका का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वो बात अलग है। प्रधानमंत्री की सलाह पर, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का संचालन निर्वहन करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 54 जिसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव। 55 में कहा गया है निर्वाचन प्रक्रिया, समानुपातिक विधि प्रणाली, मैंने बताया था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में भी जिक्र किया था, वो 55 में है। अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। फिर है 57 में पुनः निर्वाचन, हाँ दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, दोबारा से चुना जा सकता है। अनुच्छेद 58 में है योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। ध्यान करो, मैंने पहले ही बताया था he or she must be citizen of India, है ना, he must or she must attain the at the age of 35, ये भी उसमें था। उसके बाद आती है शपथ कि CJI जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, उसका विवरण है। और 61 में है महाअभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस, और ये अभी मैंने आपको समझाई थी। तो दोस्तों ये आपका पहला वीडियो था। अभी ये टॉपिक बहुत लेंथी है, ध्यान देना, ये टॉपिक बड़ा है। अभी से हमारे पास राष्ट्रपति की शक्तियां बची हुई हैं, करीबन 20-25 शक्तियों को हम डिस्कस करेंगे और उससे क्वेश्चंस भी निकलेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे राष्ट्रपति को लेकर। तो दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। तो ये टॉपिक आपका यहां तक पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अब सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।